दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के अलावा हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए भी 25 मई को मतदान है। जिस तरीके से दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, उसी तरीके से हरियाणा की भी सभी 10 सीटें मोदी की झोली में आ पड़ी थी। 2014 की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली थी। 2 सीटें INLD ने जीती थी और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी रोहतक की। 2019 में कांग्रेस अपनी रोहतक की सीट भी नहीं बचा पाई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी करीब 7-7.5 हजार वोटों से हार गए थे। अब 2024 है, 5 साल बाद जरा ये देखने के लिए हम रोहतक निकले हैं कि इस समय रोहतक का मिजाज क्या है। क्या इस बार भी 2019 दोहराया जाएगा या 2014 की तरह दीपेंद्र हुड्डा इस बार ये सीट फिर से जीतने में कामयाब हो पाएंगे। पच्चीस मई को हरियाणा की सभी 10 सीटों पर मतदान होना है। दिल्ली की भी सभी 7 सीटों पर मतदान होने वाला है। कुल मिलाकर के इस छठे चरण में पूरे देश में 57 सीटों पर चुनाव होगा। आज मैं आया हूँ रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी, पॉलिटिकल कैपिटल भी माना जाता है। और रोहतक में इसलिए आया हूँ कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की पूरे देश में आंधी चल रही थी, तब भी रोहतक की जो सीट थी वो कांग्रेस ने जीती थी और यहाँ 2 बार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने जीत ली थी और ये उनकी लगातार तीसरी जीत थी। 2004 में यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़े थे, जीते थे, लेकिन 2005 में जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ से चुनाव लड़ा और वो जीत गए। इसके बाद 2009 में भी दीपेंद्र हुड्डा रोहतक सीट से जीते और 2014 में भी जीते, लेकिन 2019 में वो करीब 7,500 वोटों के मामूली अंतर से हार गए। और उस हार में जो अहीरवाल है, जो यादव बेल्ट है, कोसली विधानसभा क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी को करीब 75,000 की लीड मिली, उस लीड की वजह से दीपेंद्र हुड्डा 2019 में चुनाव हार गए थे। कांग्रेस नेतृत्व ने उनको राज्यसभा में भेजा हुआ है। इसके बावजूद उन्हीं को इस बार फिर रोहतक से टिकट दिया गया है, यानी 5वीं बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग MP अरविंद शर्मा को ही चुनाव मैदान में उतारा है। अरविंद शर्मा का ये 8वां चुनाव है। वो 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और 3 बार हारे भी हैं, 1 बार विधायक की का चुनाव भी हारे हैं। वो कांग्रेस में भी रहे हैं, वो निर्दलीय भी लड़े हैं सोनीपत से और जीते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी में भी रहे हैं और वो अब भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। रोहतक का अगर हम इस समय का हाल देखें, ठीक 1 दिन पहले का, तो हमें पता चलता है कि रोहतक में इस बार भी दीपेंद्र हुड्डा का जो रास्ता है वो बिल्कुल आसान नहीं है। अगर हम देखें तो जो जाट वोट उनकी ताकत रहे, उनके परिवार की ताकत रहे, उन जाट वोटों में बंटवारा है, विभाजन है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पंजाबी, इसके अलावा यादव यानी अहीर, फिर सैनी, इसके अलावा दलित और जो दूसरे वर्ग हैं
वो एकजुट दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मैंने आज रोहतक पहुंचने के बाद ये पता किया कि दीपेंद्र हुड्डा जो है वो किस तरह से इस बार प्रचार कर रहे हैं और क्या 2019 की जो उनकी हार थी उससे उन्होंने कोई सबक सीखा है। मुझे पता चला है कि इस बार वो थोड़ा सा जो उनकी स्ट्रेटजी है उसमें उन्होंने बदलाव किया है। जितेंद्र की मेजोरिटी है। अच्छा, वो सब वही आएगा हो सकता है क्योंकि अब की बार लोग ज़्यादा बीजेपी से खुश नहीं है। वजह क्या है बीजेपी से खुश ना होने की? वजह क्या है, खट्टर ने खाया और सोया, काम कुछ नहीं किए। 10 साल ऐसे ही निकाल दिए। बेसिक रीजन यही है। ये वही नहीं, केवल जाटों के वोटों से तो वो जीत नहीं पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे ना। तो पंजाबी भारतीय जनता पार्टी के साथ बताए जा रहे हैं। सैनी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। पंजाबी क्योंकि खट्टर ने पंजाबी में काम नहीं किए ज़्यादा। तो आपका शुभ नाम क्या है? जिले सिंह। अच्छा, जिले सिंह जी। 2019 का जो चुनाव था वो 2016 की जो आरक्षण की मांग को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी हरियाणा में, जिनमें रोहतक भी लपेटे में आया था। भिवानी, जींद, सोनीपत, कई ज़िले उस समय उस हिंसा का शिकार हुए थे। उसके 3 साल बाद हो रहा था और कहीं ना कहीं जो वोटों का ध्रुवीकरण था वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। यानी जो जाट आरक्षण की मांग करने वाले थे उनके खिलाफ जो बाकी की बिरादरियां थी वो एकजुट हो गई थी और उस वजह से एक बड़ा अंतर आया था। इस बार दीपेंद्र हुड्डा थोड़ा समझदारी के साथ चीज़ों को समेटने की कोशिश कर रहे थे। वो जो जनसभाओं को संबोधित करते थे, लोगों को संबोधित करते थे, तो कहते थे कि 36 बिरादरियों के साथियों, वो ये भी चेताते थे कि इस बार ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यानी 2019 में जो ध्रुवीकरण हुआ था उनके खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ, उससे वो इस बार सतर्क दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हमें आरक्षण विरोधी आंदोलन या जो 13 महीने आंदोलन चला था उसकी चर्चा नहीं करनी है। यानी वो काफ़ी सतर्क हैं ये कहते हुए। और भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल में बिरादरीवाद में पड़ नहीं रही है। जो यहाँ ब्राह्मण वोट हैं, जो यहाँ यादव वोट हैं कोसली विधानसभा क्षेत्र में, और इसके अलावा चूँकि सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, नायब सिंह सैनी को, और मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए यादव, सैनी, ब्राह्मण, पंजाबी, क्योंकि 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी कुछ ही समय पहले उनकी जगह नायब सिंह सैनी को बनाया गया है। इसके अलावा दलित समाज, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। और जितना मैं घूमा हूँ, जितना मैंने लोगों से बात की है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा इस बार अच्छा मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन दबी जबान से ये भी कह रहे हैं कि इस बार भी उनके लिए सीट को निकालना बिल्कुल आसान नहीं है। यानी इस बार भी दीपेंद्र हुड्डा के लिए मुश्किलें पेश आ रही हैं। कांग्रेस को लगता है कि जाटों के अलावा पंजाबियों के वोट भी उसको मिल सकते हैं, दलित वोट भी उसको मिल सकते हैं और दूसरी बिरादरियों के भी मिल सकते हैं। लेकिन जो कोसली से खबर आ रही है, इस बार, पिछली बार तो कोसली से करीब 75,000 की लीड मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, और बाद में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो जो 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं इस लोकसभा क्षेत्र के तहत, उनमें से 7 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी, एक निर्दलीय जीता था, और कोसली वाली सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। इस बार बताते हैं कि कोसली की ये लीड जो 75,000 थी वो 90 से 1 लाख तक की
लीड मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी और अरविंद शर्मा को। और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस, उनके पिताजी भूपेंद्र हुड्डा, ये सब परेशान है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी एक काम और कर रही है, वो जाट बाहुल्य गांव में जाकर के उन्होंने काफ़ी काम किया है, प्रचार किया है, सभाएं की हैं छोटी छोटी, और लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि देखो चौधरी चरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही भारत रत्न दिया है। वो ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक जाट यानी जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया है। और भी तमाम तरह की इस तरह की बातें की जा रही हैं। ये भी कि संगठन में भी जो प्रतिनिधित्व दिया गया है, सरकारों में भी जो प्रतिनिधित्व दिया गया है जाटों को, वो पहले के मुकाबले जो सरकारें रही हैं काफ़ी बेहतर प्रतिनिधित्व है। ये सब कहकर के भारतीय जनता पार्टी की नज़र जहां दूसरी बिरादरियों पर है, वहीं जाट वोटरों में भी एक विभाजन करने और अपनी तरफ लोगों को लाने की एक कोशिश चल रही है। यहाँ राम मंदिर भी एक मुद्दा है। इसके अलावा जो गरीब वर्ग के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति के हैं, उनको जो लाभ मिल रहा है राशन का, स्वास्थ्य सेवाओं का, दूसरे, वो भी हमें देखने को मिला है कि उनमें एक अंडर करंट है। उनसे अगर बात करो तो वो मोदी की बात करते हैं। और यही वजह है कि रोहतक में इस बार भी पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का भारी लग रहा है। अगर दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में कोई अंडर करंट चल रहा हो जो नज़र नहीं आ रहा है तो अलग बात है। ये जो रोहतक संसदीय क्षेत्र है, इस पर 2 उपचुनाव मिलाकर के अब तक 18 चुनाव हो चुके हैं और 18 में से 9 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार जीता है। 2 बार शुरू में 1952 में और 57 में इनके पिताजी जीते। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ से 4 बार चुनाव जीते हैं। वो 1991 में पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, फिर 96 में, फिर 98 में, उसके बाद 2004 में चुने गए। और 2004 के बाद जब 2005 में कांग्रेस को हरियाणा में विधानसभा चुनाव में 67 सीटें मिल गई तो भूपेंद्र हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। पहली बार उन्होंने लोकसभा सीट खाली कर दी और उनके बेटे चुनाव लड़े और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। दीपेंद्र हुड्डा भी 2005 में उपचुनाव जीते, इसके बाद 2009 में जीते, 2014 में जीते, 2019 में वो चुनाव हार गए थे। इस बार 5वीं बार लड़ रहे हैं। देखना ये है कि वो यानी उनका परिवार 10वीं बार इस लोकसभा क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाएगा, यानी जीतेगा या नहीं बना पाएगा। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि रोहतक और सोनीपत, केवल इन 2 क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का हार जीत का अंतर थोड़ा कम था। बाकी सीटों पर तो वो 3-3, 4-4 और 6-6 लाख के अंतर से चुनाव जीती थी। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा के बीच में हार जीत का अंतर केवल 7,503 था। सोनीपत में जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे थे, उनके पिताजी, और हार गए थे रमेश कौशिक के सामने, उनकी हार जीत का अंतर 1,64,000 था। बाकी तो अम्बाला से, जहाँ से रतनलाल कटारिया जीते थे, उनकी जीत जो है वो 3,42,000 से हुई थी। भिवानी में भी धर्मवीर की जीत जो है वो 4,44,000 वोटों की हुई थी। फरीदाबाद में तो ये जीत कृष्णपाल गुर्जर की 6,38,000 की हुई थी। हिसार में भी जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के लड़के पूर्व IAS विजेंद्र सिंह जीते थे, उनकी जीत भी 3,14,000 की थी। करनाल से राजीव जो जीते थे, भाटिया जो जीते थे,
उनकी जीत भी 6,56,000 की थी। यानी फरीदाबाद से भी बड़ी जीत जो है वो करनाल में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। कुरुक्षेत्र में भी जो जीत थी वो 3,84,000 की थी। नायब सिंह सैनी की जो अब हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। और सिरसा से भी सुनीता की जो जीत थी वो 3 लाख से ऊपर की थी, 3,09,000 की थी। तो इस तरह अगर देखें तो अधिकांश सीटों पर या तो 3 लाख या फिर 6 लाख की जीत हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी का अभी भी पूरे हरियाणा में लोकसभा चुनाव की जहाँ तक बात करें वो अभी भी अपर हैंड है और वो बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। केवल सिरसा को लेकर के जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर अशोक तंवर उतना अच्छा चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। कांग्रेस की जो कैंडिडेट है कुमारी सैलजा वो अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। बाकी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही एक दिन पहले, यानी कल मतदान होना है उसके एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ही आगे दिखाई दे रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।